हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 27 जुलाई और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और साथ ही सभी क्वेश्चंस को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों को वन लाइनर के तौर पर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सीएम फ्लाइट योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। तो असम सरकार द्वारा हाल ही में सीएम फ्लाइट योजना की शुरुआत की गई है। इसका पूरा नाम है चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। यह योजना जापान में राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत 3000 युवाओं को जापानी भाषा और तकनीकी कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये जापानी कंपनियों में काम कर सके। इसके लिए इस प्रशिक्षण पे कुल लागत 3 से 4 लाख आएगी, जिसमें कि 1.5 लाख राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, बाकी छात्रों द्वारा स्वयं या फिर बैंक लोन के तहत वहन किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अदिति योजना। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है, जो कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योजना 15 जुलाई 2000। तो हाल ही में जारी क्यूएस रैंकिंग सिटीज 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा शहर छात्रों के लिए दक्षिण कोरिया का शहर सियोल बना है। टॉप 3 सबसे अच्छे शहर कौन से हैं छात्रों के लिए इस रैंकिंग के अनुसार? तो पहला है दक्षिण कोरिया का सियोल, दूसरा जापान का टोक्यो और तीसरा है यूनाइटेड किंगडम का लंदन। अब भारत वैश्विक स्तर पर भारत इस रैंकिंग में कहाँ है? तो भारत का शहर मुंबई इस रैंकिंग में 98वें स्थान पर है वैश्विक रैंकिंग के तौर पर, जबकि दिल्ली 104वें, बेंगलुरु 108वें और तमिलनाडु का चेन्नई शहर 128वें स्थान पर है। जबकि दिल्ली विश्व का सबसे किफायती छात्र शहर बना है इस रैंकिंग के अनुसार। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार इसकी स्थापना साल 2015 में की गई थी, जो कि हर 5 वर्षों में 2 व्यक्तियों को दिया जाता है, जिसमें कि एक महिला और एक पुरुष शामिल होते हैं। यह अवार्ड ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका जीवन मानवता, मेल मिलाप, सामाजिक परिवर्तन और न्याय के लिए समर्पित हो। यह तीसरा सम्मान है जो साल 2025 में दिया गया है। इससे पहले 2015 में, दूसरी बार 2020 में और तीसरी बार 2025 में दिया गया है। जिनको सम्मानित किया गया है वो कौन है? तो ब्रिंडा रेनॉल्ड्स महिला हैं कनाडा की, दूसरे हैं केनेडी ओडेड जो कि केन्या के पुरुष हैं। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन नामक योजना की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो ध्वनि स्पंदन नामक योजना की शुरुआत हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा की गई है, जो कि दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। यह एक ऑडियो निर्देशित सहायता प्रणाली है। इस प्रणाली को दृष्टिबाधित लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य है बस रूट नंबर की पहचान करना, यात्रियों के लिए उचित दरवाजे तक पहुंचना, उपयोगकर्ताओं तक संचालित बोर्डिंग और अलाइटिंग की सुविधा को सुनिश्चित करना। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो राज्य के दृष्टिबाधित यात्री बगैर किसी पे निर्भर हुए यात्रा कर सकते हैं। साथ ही इन्हें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य तक आसानी से पहुंचने में भी मदद मिलेगी। अगला सवाल है, हाल ही में 75वें पीएम दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में देश के 75वें पीएम दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के बदायूं में किया गया है। अब प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र, तो यह देश का 75वां दिव्यांश केंद्र है, जो कि दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को एक ही छत के नीचे एकीकृत सेवाएं प्रदान करता है। पीएम दिव्यांश केंद्र देश में कुल 75 पीएम दिव्यांश केंद्र हो चुके हैं, जिनमें कि राज्य का यह छठा है। उत्तर प्रदेश राज्य का यह छठा है। अब ये 6 कौन से हैं? तो पहला है गोरखपुर में, दूसरा कानपुर में, तीसरा लखनऊ, चौथा नोएडा, 5वां चित्रकूट और छठा अब बदायूं में। अगला सवाल है, किस राज्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु।
तो भारत में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। हॉर्नबिल के 4 प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब ये 4 प्रजातियां कौन सी हैं हॉर्नबिल की? तो ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार पिट हॉर्नबिल और भारतीय ग्रे हॉर्नबिल। अगला सवाल है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा अपनी संभावित सूची में किस राज्य के 2 अशोक स्तंभों को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। तो यूनेस्को द्वारा हाल ही में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित 2 ऐतिहासिक अशोक स्तंभों को अपनी संभावित सूची में शामिल किया गया है। अब ये बिहार के 2 अशोक स्तंभ कौन से हैं? तो पहला है रामपुरवा अशोक स्तंभ, दूसरा है लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ। अब रामपुरवा अशोक स्तंभ तो यह पश्चिम चंपारण जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित है। इसकी खोज साल 1876-77 में अलेक्जेंडर कनिंघम एल कार्लाइल द्वारा की गई थी, जबकि साल 1907 में दूसरी बार दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसकी ऊंचाई है 12 मीटर से 15 मीटर तक और इसका वजन है 5 टन। इसका शीर्ष बैल के आकार का है। वर्तमान में यह प्रत्यक्ष रूप से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में है। दूसरा है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, तो पश्चिम चंपारण के बेतिया से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यह पड़ता है। बूढ़ी गंडक नदी के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई 12 से 12 मीटर है, जबकि 3 मीटर जमीन के अंदर स्थित है। इसका नाम एक तेज उच्च स्तंभ लौर और 2 किमी दूर स्थित नंदनगढ़ स्तूप से लिया गया है, जो कि बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए स्वीप आइकन के तौर पर नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 हाल ही में भारत में स्वच्छता के स्तर को मापने वाले इस सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी की गई है, जो कि साल 2024-25 के लिए है। साल 2024-25 की रैंकिंग के लिए पहली बार स्वच्छ शहरों की अलग श्रेणी भी बनाई गई है, जैसे कि सुपर स्वच्छ लीग नाम दिया गया है। स्वच्छता के लिए शहरों को दिए गए पुरस्कार 54 संकेतकों और 10 मानकों पर आधारित हैं। स्वच्छता के स्तर को मापने वाले इस सर्वेक्षण की शुरुआत साल 2014 में की गई थी। इस सर्वेक्षण में 73 शहर निकाय शामिल हुए थे, जबकि साल 2024-25 के लिए जारी इस सर्वेक्षण की रैंकिंग में 4500 शहर शामिल किए गए थे। सुपर स्वच्छ लीग के 5 श्रेणियों वाले 23 शहरों में इंदौर को 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर रखा गया है, यानी कि इंदौर लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। दूसरे स्थान पर है सूरत, तीसरे पर है नवी मुंबई और उसके बाद तीसरे स्थान पर है विजयवाड़ा। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद पहले, भोपाल दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर है, जबकि दूसरी श्रेणी 3 से 10 लाख की आबादी वाले में नोएडा पहले, चंडीगढ़ दूसरे, मैसूर तीसरे, उज्जैन चौथे और गांधीनगर 5वें स्थान पर है। तीसरी श्रेणी 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले में एनडीएमसी पहले, तिरुपति दूसरे, अंबिकापुर तीसरे और लोनावाला चौथे स्थान पर है। और चौथी श्रेणी 20 से 50,000 की आबादी वाले में बीटा को पहला, सासोट को दूसरा, देवलाली प्रवारों को तीसरा और डूंगरपुर को चौथा स्थान दिया गया है। 5वीं श्रेणी है 20,000 से कम आबादी वाली। इसमें पंचगनी, पाटन, पन्हाला, विश्रामपुर और बुधनी को शामिल किया गया है, जबकि सबसे स्वच्छ गंगा शहर इस सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर बना है, जबकि छावनी शहर का पुरस्कार सिकंदराबाद को दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ सैफई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर को दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। तो बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा पेश किया गया है। इसका आधिकारिक नाम है पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट हॉल स्क्रिप्चर्स बिल 2025। इस विधेयक के अंतर्गत 4 प्रमुख धर्मों के ग्रंथ शामिल किए गए हैं। अब ये 4 ग्रंथ कौन से हैं? तो पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब, दूसरा कुरान शरीफ, तीसरा भगवद गीता तथा चौथा बाइबल। अब सजा के तौर पर इसकी बेअदबी करने पर क्या सजा दी जाएगी? तो न्यूनतम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद, जबकि बेअदबी की
कोशिश करने पर 3 से 5 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा बेअदबी की वजह से अगर सांप्रदायिक हिंसा, मौत या फिर संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। साथ ही नाबालिग या फिर दिव्यांग आरोपी के मामलों में माता पिता या फिर उनके अभिभावक को जिम्मेदार माना जाएगा। इस विधेयक के लिए 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों की बेअदबी को रोकना और अपराध करने वालों के लिए एक उचित दंड सुनिश्चित करना। अगला सवाल है, हाल ही में पृथ्वी 2 और अग्नि-1 मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। तो पृथ्वी 2 और अग्नि-1 नामक मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण हाल ही में किया गया है, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर से और APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के तट पर किया गया है। इन दोनों का सफल प्रक्षेपण। अब पृथ्वी 2 तेज शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी दूरी 350 किलोमीटर है और इसकी पेलोड की क्षमता है 500 किलोग्राम। इसका सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर से। और दूसरा अग्नि, तो ये भी शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी दूरी है 700 से 900 किलोमीटर। इसके पेलोड की क्षमता है 1000 किलोग्राम। इसका सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, जिसका पुराना नाम है व्हीलर द्वीप। अगला है, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14वें। तो जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 6 अगस्त 2022 को हुए चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे और इन्होंने चुनाव में मार्गरेट अल्वा को हराया था। अगला सवाल है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है। यह तीसरी बार है जब अमेरिका ने अपनी सदस्यता यूनेस्को से समाप्त की है। इससे पहले साल 1984 में और दूसरी बार साल 2017 में भी अमेरिका यूनेस्को की सदस्यता छोड़ चुका है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा निस्तार क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी पोत। तो INS निस्तार यह भारत का पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत है। हाल ही में भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया है। 1000 मीटर तक की समुद्र की गहराई में फंसी पनडुब्बियों को बचाने में यह सक्षम है। इस जहाज की कुल लंबाई है 120 मीटर। इसका वजन है 10,500 टन के लगभग। 80% स्वदेशी तकनीक से यह विकसित किया गया है, जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। 60 दिन तक समुद्र में ऑपरेशन करने की क्षमता रखता है। यह 29 मार्च साल 1971 को इसका निर्माण पहली बार किया गया था। वर्तमान में इसको आधुनिक तौर पर विकसित किया गया है। इसका नाम निस्तार संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है मुक्ति, बचाओ या फिर मोक्ष। अगला सवाल है, साल 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। तो हाल ही में गुजरात भारत में सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू का उत्पादक राज्य बना है। साल 2024-25 में 48.59 लाख टन आलू का उत्पादन गुजरात द्वारा किया गया, जिनमें कि 25% प्रोसेसिंग ग्रेड यानी कि प्रसंस्कृत आलू थे। साल 2024-25 में भारत में प्रसंस्कृत आलू का उत्पादन 1 लाख टन तक हुआ था, जो कि वर्तमान में 11.5 लाख टन तक पहुंच चुका है, जिसमें कि गुजरात शीर्ष राज्य है, जबकि दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे पर है पंजाब। प्रसंस्कृत आलू का 60% उपयोग वाफर्स यानी कि चिप्स बनाने में और 40% फ्रेंच फ्राइज बनाने में किया जाता है। अब इसकी प्रसंस्कृत आलू की कुछ किस्में हैं। ये किस्में कौन सी हैं? तो लेडी रोसेस्टा, कुफरी चिप्सोना और संताना। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत। तो भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र हरियाणा के पानीपत में स्थापित किया जाएगा, जो इसकी कुल उत्पादन क्षमता है वार्षिक स्तर पर 10,000 टन। इसे L&T की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई द्वारा BOO यानी कि बिल्ड ओन ऑपरेट मॉडल के तहत विकसित और संचालित किया जाएगा। इसकी अवधि है कुल 25 वर्ष। यह संयंत्र 24 घंटे और 7 दिन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है पारंपरिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना और कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी करना। दिसंबर साल 2027 तक इसे चालू किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेनेगल।
तो हाल ही में अफ्रीकी देश सेनेगल को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर ट्रिकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है। ट्रिकोमा मुक्त देश घोषित होने वाला यह अफ्रीका का 9वां देश बना है। सेनेगल वैश्विक स्तर पर 24वां देश बना है। अब ट्रिकोमा होता क्या है? तो यह आंखों से जुड़ी बीमारी है जो कि क्लेमाइडिया ट्रिकोमैटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। इसके लक्षण में शामिल है हल्की खुजली आना, आंखों में जलन, सूजन, आंखों से पानी बहना, आंखों के अंदरूनी हिस्से में लाली, पलकों का अंदर की ओर मुड़ना, सतह पे चोट या फिर खरोंच या फिर धीरे धीरे दृष्टि में कमी आना। अगला सवाल है, हाल ही में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुहानी शाह। तो हाल ही में भारत की जादूगर सुहानी शाह को इटली में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक में सम्मानित किया गया है। इन्हें बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैश्विक स्तर पर जादूगरों में सबसे बड़ा अवार्ड है यह। सुहानी शाह को इससे पहले ऑल इंडिया मैजिक एसोसिएशन द्वारा जादू परी की उपाधि भी दी जा चुकी है। अगला सवाल है, किस देश द्वारा भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक देश घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया। तो हाल ही में भारत मलेशिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल और बीज आयातक देश बना है, खास तौर पे पतझड़ी बीजों के लिए। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर मलेशिया सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है। साल 2023-24 में 19.7 मिलियन टन का उत्पादन मलेशिया द्वारा किया गया, जबकि पहले स्थान पर है इंडोनेशिया। साल 2024 में भारत ने मलेशिया से 3.03 मिलियन टन पाम ऑयल आयात किए, जो कि मलेशिया के कुल पाम ऑयल निर्यात का लगभग 17.9% हिस्सा था। भारत सबसे बड़ा गंतव्य बना है इसका। अब भारत और पाम ऑयल, तो 2025-26 में 2025-26 तक भारत का लक्ष्य है 10 लाख हेक्टेयर तक पाम ऑयल की खेती को बढ़ाना। साथ ही साल 2029-30 तक करीब 2.8 मिलियन टन क्रूड पाम ऑयल का उत्पादन करना। अगला सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार द्वारा शक्ति श्री नामक पहल की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा शक्ति श्री नामक पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है महिलाओं, मुख्य रूप से उच्च शिक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों की सुरक्षा, आत्मरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटली और कानूनी तौर पर इन्हें सुरक्षा प्रदान करना। अगला सवाल है, भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी किस राज्य द्वारा पहली बार की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। तो हाल ही में बिहार में पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि पटना के कंकड़ बाग में स्थित है, यहाँ किया गया। इसका आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ बिहार और बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा इसका आयोजन किया गया। देश के 250 से 400 एथलीटों ने इसमें भाग लिया। बिहार से 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 14 ट्रैक और फील्ड इवेंट्स का इसमें आयोजन किया गया था। अगला सवाल है, भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 को किस भारतीय संस्थान द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास। तो हाल ही में भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर को लॉन्च किया गया है, जिसे कि YD1 नाम दिया गया है। इसे IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है और IIT मद्रास द्वारा ही लॉन्च भी किया गया है। इसका वजन है 8.5 किलोग्राम से 9 किलोग्राम तक। इस पे कुल लागत कितनी आई है? तो 74,700 से 75,000 तक। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो कार, ऑटो, सार्वजनिक परिवहन में इसे कैरी कर सकते हैं और साथ ही खुद भी इसे उठा सकते हैं, और इससे पैरालंपिक एथलीट्स को भी लाभ मिलेगा। अगला सवाल है, किस देश द्वारा हाल ही में मतदान की आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। तो हाल ही में ब्रिटेन द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की बात कही गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। अब पूर्ण रूप से मतदान की आयु 16 वर्ष करने वाले अन्य देश कौन से हैं? तो ब्राजील, अर्जेंटीना, क्यूबा, इक्वाडोर, निकारागुआ, ऑस्ट्रिया और माल्टा। इसके अलावा आंशिक तौर पर जिन देशों या फिर क्षेत्रों ने 16 वर्ष मतदान की आयु की है, ये देश कौन से हैं? तो जर्मनी, बेल्जियम, स्कॉटलैंड और वेल्स। अगला सवाल है, हाल ही में किसे अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपक बागला। तो हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक दीपक बागला को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष या फिर अगले आदेश तक के लिए है।
और अब आज के वन लाइनर्स के सवाल। तो पहला है, हाल ही में मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल। अगला है, हाल ही में भारत की पहली शहर आधारित फ्रेंचाइजी गोल्ड लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो युवराज सिंह को। अगला है, हाल ही में यूलिया स्वीडेंको किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है? तो यूक्रेन की। अगला है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय कुमार श्रीवास्तव। अगला है, हाल ही में दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी किस देश में बनाई गई है? तो अमेरिका में। अगला है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता को। अगला है, भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहां शुरू किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अगला है, 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो दुबई में, जिसमें भारत 6ठे स्थान पर रहा है। अगला है, महाराष्ट्र स्थित इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर हाल ही में नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ईश्वरपुर। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रुद्रपुर में। अगला है, जूनियर रग्बी में अंडर 18 के बालक वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो बिहार ने। और बालिका वर्ग में भी खिताब बिहार ने जीता है। अगला है, हाल ही में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला है, हाल ही में मधुमक्खियों के लिए सबसे हल्का मन नियंत्रण उपकरण किस देश में बनाया गया है? तो चाइना में। अगला है, अदिति चौहान किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फुटबॉलर है, जो कि भारतीय महिला फुटबॉलर है। अगला है, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने साल 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो 8वां। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश को खसरा रूबेला के 3 लाख टीके सहायता के तौर पर भेजे हैं? तो बोलीविया को। अगला है, फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो कोनेरू हम्पी। अगला है, हाल ही में प्रोफेसर असीम घोष हरियाणा के कौन से राज्यपाल बने हैं? तो 19वें। अगला है, हाल ही में कहाँ नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। अगला है, शशिधर जगदीशन किस बैंक से संबंधित है जिन्हें वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर के तौर पर घोषित किया गया है? तो HDFC बैंक से संबंधित है। अगला है, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक को। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पैरालंपिक और ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार में वृद्धि की घोषणा की गई है? तो नई दिल्ली द्वारा। अगला है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसने शपथ ली है? तो जस्टिस विपुल एम पंचोली ने। अगला है, BS अच्युतानंदन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो केरल के। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया गया है? तो उत्तर प्रदेश द्वारा। अगला है, हाल में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश को अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी सौंपी गई है? तो इंग्लैंड को। अगला है, हाल ही में न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान ने किस राज्य के 17वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है? तो झारखंड के। अगला है, हाल ही में गिफ्ट सिटी का MD और CEO किससे नियुक्त किया गया है? तो संजय कौल को। अगला है, हाल ही में जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसे यंग ने। अगला है, हाल ही में इसरो अध्यक्ष V नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो साल 2035 तक। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में जोग्राफेटस मैथेवी नामक एक तितली की प्रजाति की खोज की गई है? तो केरल में। अगला है, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है जिसमें भारत 7वें स्थान पर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था की पहली महिला उप प्रमुख गीता गोपीनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।